Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are nowadays discussing normal distribution. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतल्लिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने ये बताया था कि इट इज़ अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा हमने इसका एक डेंसिटी फंक्शन किया था, क्योंकि हर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक डेंसिटी फंक्शन होता है। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक डेंसिटी फंक्शन है और हर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ भी होता है। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ग्राफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक शेप है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जैसे सर्कल की एक शेप है, सर्कुलर फॉर्म में आप सर्कुलर फॉर्म यूँ कह सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन लिखी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को अगर हम एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस शक्ल में बन जाएगा। योर ग्राफ विल बी इन दिस टाइप, आपका ग्राफ सर्कुलर होगा। इसी तरह हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक डेंसिटी फंक्शन है और उसकी इक्वेशन जो है, डेंसिटी फंक्शन की इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी वो कुछ ऐसे थी। डेंसिटी फंक्शन के लिए आप यूं कह सकते हैं, ये था हमारा डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सिग्मा 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये हमारा डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इस डेंसिटी फंक्शन को यूज करके हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व को बना सकते हैं। अब डेंसिटी फंक्शन को यूज कैसे करना है और कर्व कैसे बनती है, आमतौर पर यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनाने के लिए हमारे पास ये म्यू और सिग्मा का होना जरूरी है। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि म्यू और सिग्मा जो है ये दो पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर ये दो पैरामीटर्स अवेलेबल हों तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम जो है हम हैंडल कर सकते हैं इजीली। म्यू और सिग्मा का होना जरूरी है। अगर हम ये कंसिडर करें कि म्यू और सिग्मा अवेलेबल हैं तो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज जो है हम निकाल सकते हैं और अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। अब फर्ज करें मैंने ग्राफ बनाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डेंसिटी फंक्शन के ऊपर हमारे पास जो है एक्स की वैल्यूज जो हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये एक्स की वैल्यूज चलती हैं डेंसिटी फंक्शन में। अगर आप इक्वालिटी का साइन ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट चैप्टर में हमने ये बात की थी कि जब आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हो तो आपके पास इक्वालिटी का साइन जो है, ये वाला जो साइन मैंने पहले लगाया था, ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वल एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो है ये आपके पास एक कंडीशन है। ये आपका पूरा डेंसिटी फंक्शन है। इसकी कर्व बनती कैसे है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमें कर्व नजर आती है वो किस शेप में होती है, उसको देखने के लिए एक जनरली इसकी एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे। यहां पर फर्ज करें आपके पास म्यू और सिग्मा अवेलेबल हैं और आप एक्स की पहली वैल्यू पुट करते हैं। मसलन आपने जब एक्स की पहली वैल्यू पुट करते हैं x1, तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है एफ ऑफ x1 निकल आता है। ये एक पॉइंट बन जाता है। दूसरे लफ्जों में अगर आप x की जगह पर, यहां पर x की जगह पर x1 पुट करते हैं, यहां पर भी एफ ऑफ x1 पुट करते हैं, तो ये सिग्मा का अगर आपको पता है, आपको म्यू का पता है, तो आप ये सारी चीज सोल्व करके एक आंसर आपके सामने आएगा, एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा। वो न्यूमेरिकल नंबर जो है मैं उसको fx1 कह रहा हूं। दूसरे लफ्जों में ये x की वैल्यू है और ये उसकी डेंसिटी है या उसकी हाइट है। दूसरे लफ्जों में x की वैल्यूज अलोंग x एक्सिस चलती हैं और हाइट जो है वो अलोंग y एक्सिस चलती है। आप यूं समझ लें कि अगर फर्ज करें ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। बातें जो ज़हन में रखनी है, x एक्सिस के ऊपर जो है आपकी x की वैल्यूज चलनी है, x वैल्यूज, और y एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज चलनी है f ऑफ x, ये y एक्सिस के अगेंस्ट चलनी है। अब देखें अगर आप फर्ज करें x की पहली वैल्यू पुट करते हैं, फर्ज कर लें वो x की पहली वैल्यू ये है, इसका नाम है x1। इस x की पहली वैल्यू के लिए f ऑफ x1 की पहली वैल्यू जो है वो ये है, फर्ज कर लेते हैं कि वो ये है f ऑफ x1, यानी कि ये x की वैल्यू के लिए f ऑफ x की वैल्यू जो है वो ये बनती है। तो ये वाला आपके पास एक पॉइंट आ जाता है, दिस वन x1, और इधर से f ऑफ x1। सिमिलर पैटर्न पे x की दूसरी वैल्यू फर्ज कर लेते हैं x2 है, f ऑफ x2 दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके पास। यानी कि इसमें इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करके आपके पास सपोज दूसरा पॉइंट आ जाता है। लेट सपोज वो x की दूसरी वैल्यू जो है x2 ये है
और इसके अगेंस्ट जो दूसरा पॉइंट आता है वो इस तरह से आ जाता है आपके पास एफ ऑफ एक्स टू। इधर से फर्स्ट कर लें वो एफ ऑफ एक्स टू का जो भी आंसर आएगा न्यूमेरिकल वो आंसर वो यहाँ पर निकल आता है। यहाँ से इस तरह से जब आप x1 x2 x3 ये आपके पास चलती जाएं वैल्यूज x की, x3 चल जाता है, x4 आ जाता है, x5 आ जाता है, तो आपके पास कर्व की जो सिचुएशन बनती है, सपोज ये इस तरह की आपके पास एक कर्व बन जाएगी, यूं आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जो पॉइंट्स आगे मूव करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आते जाएंगे, ये डिफरेंट पॉइंट्स इस तरह से आपकी कर्व बन जाएगी। सो दिस इज द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, कि नॉर्मल कर्व की शेप जो है वो आपके पास एक बेल शेप की शक्ल में आपके बन जाएगी। वो बनती कैसे है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप इस डेंसिटी फंक्शन के अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते जाएं और आपके पास जो है x की वैल्यूज के अगेंस्ट f ऑफ x की वैल्यूज निकलती आएंगी। f ऑफ x की वैल्यूज को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये आपकी कर्व जो है वो इस तरह से आ जाएगी। दिस इज योर शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व। अब शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व में हमने जो चीजें याद रखनी है वो क्या क्या याद रखना है वो जरा देख लेना। शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व में पहली चीज जो आपकी शेप के बारे में आती है वो है कि जी ये बेल शेप होती है। इसकी शेप बेल की शक्ल में होती है। जैसे बेल होती है ना, आप यूं समझ लें कि बेल बजाने के लिए जैसे मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं तो वो ऐसे होती है बेल, और अंदर से जो है वो घंटी होती है और आप उसको बेल देते हैं। तो दिस इज अ बेल शेप कर्व, कि ये वाली चीज जो है ये इस शक्ल में ऐसे होती है। एक चीज तो ये बेल शेप होती है। दूसरी चीज ये है कि ये सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल क्या मतलब है कि आपके पास यहां पर जब आप मिडल इसका करते हैं, फर्ज कर लें ये मिडल पे इस तरह से अगर आप मिडल करते हैं सपोज, तो ये दोनों साइडें जो हैं वो एक दूसरे का इमेज बनती हैं। दोनों साइडें एक दूसरे का मिरर इमेज होंगी। दूसरे लफ्जों में जितना एरिया इस साइड पे होगा उतना ही एरिया इस साइड पे होगा। दैट इज वाई ये इसको हम बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल है। एक तो ये बेल शेप है, दूसरा ये सिमेट्रिकल है। नॉर्मल कर्व की शेप के अंदर दो चीजें, एक ये बेल शेप कर्व है, दूसरी ये सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल कैसे है कि जितना एरिया राइट ऑफ द कर्व, मसलन राइट ऑफ द कर्व जो एरिया है वो 0.5 है और यहां पर भी 0.5 है। सो ये मैंने दोनों तरफ 0.5 है, 0.5 क्यों लिया जी जरा सोचे। दोनों कर्व के अंदर चूंकि सिमेट्रिकल है, एक साइड पे जितना एरिया फॉल करेगा उसी साइड पे दूसरा एरिया फॉल करेगा। तो यहां पर अगर सिमेट्रिकल है 0.5 प्लस 0.5 एरिया 1, हमें आइडिया होना चाहिए कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। टोटल एरिया अंडर द एनी डेंसिटी फंक्शन, किसी भी डेंसिटी फंक्शन के अगेंस्ट जब हम कोई कर्व बनाते हैं तो उसका जो टोटल एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। सो टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व 1 होती है। यहां पर एक ये तो सिमेट्रिकल की वजह से ऐसा होता है। दूसरी चीज जो है आपने याद रखनी है कि इसका एक ही मोड होता है, यूनिमॉडल कर्व। इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट ईयर आपको यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया था। एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिर्फ एक ही मोड हो वो यूनिमॉडल कहलाती है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका एक से ज्यादा मोड आ जाए, मतलब 2 मोड आ गए हैं तो वो बाई मॉडल कहलाएगी, और 2 से ज्यादा आ गया तो वो मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड एक ही होता है, सिंगल होता है। मोड से क्या मुराद है यहां पर कि ऐसा पॉइंट कि जहां पर कर्व हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जा रही है वो मोड ऑफ द कर्व कहलाती है। ये वाला जो है यहां पर कर्व हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर है, और ये वाला पॉइंट अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ मिला दूं तो यहां पर जो बनता है ये मेरा मोड है। आप कहेंगे ये तो म्यू है जी, इसको तो मीन कहते हैं। एग्जैक्टली मोड हो या मीन हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड भी वही होता है, मीन भी वही होता है। हाउ अबाउट मीडियन? मीडियन के मतलब भी याद रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोड, मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? सोचें जरा, क्यों इक्वल होता है? इसमें से कोई एक चीज जो है जो इसकी इक्वालिटी की तरफ निशानदेही कर रही है, इन 3 वर्ड्स के अंदर वो चीज मौजूद है, वो है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर की बुक में भी किया था, तो फर्स्ट ईयर की बुक भी आपके जहन में होनी चाहिए। उसके भी जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। हमें ये आइडिया हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है, वो सेम होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इसका मीन, मीडियन और मोड सेम होता है। यानी कि दिस इज अ कंडीशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब यही है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से कंडीशन है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है
इसलिए इसका मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। एक चीज, इसका मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है, दैट्स व्हाई ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक सफिशिएंट कंडीशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसका मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है। दिस इज हाउ अबाउट शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। अब शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो रोल प्ले करती हैं, एक तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। मसलन मैं यहां पर अगर शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये मैं एक जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करने लगा हूं। इसके अंदर से मैं आपको शेप के मतलब भी बता दूंगा और आपको तमाम चीजों के मतलब यहां से हमें आइडिया हो जाएगा। एक तो हमारे पास जो हो गया, ये रहा जी आपका हाईएस्ट पॉइंट, इसको मैं जब मैं नीचे मिला रहा हूं तो ये आपका मीन, मीन को मैं म्यू से, मोड को म्यू से, मीडियन को म्यू से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों के लिए एक ही नोटेशन यूज होती है, मीन, म्यू, नॉर्मल। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन के लिए, आपका मीन, मीडियन और मोड ये सेम होता है। अब यहां पर यही मीन है, यही मीडियन है और यही मोड है। ये मीन, ये मीडियन, ये मोड नहीं है, यही मीन है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर मीन, एक्स एक्सिस के ऊपर मीडियन, एक्स एक्सिस के ऊपर मोड, वो ये एक ही पॉइंट है। ये आपका एक्स वैल्यूज है, आप ये समझ लें। ओके, इसका मोड एक ही होता है। ये भी हमने अभी अभी पढ़ा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो सिमेट्रिकल होती है। ये भी हमने पढ़ा कि ये एक बेल शेप होती है। यहां पर मैंने आपको बताया कि दो चीजें जो हैं इसकी शेप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दोज थिंग्स आर म्यू एंड सिग्मा, पॉपुलेशन का मीन और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू जो है वो तो ये आ गया आपका। सिग्मा क्या है? सिग्मा आपके पास जो है, आप यूं समझ लें कि यहां से लेकर यहां तक ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा है। सिग्मा टेल्स यू अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में कितना फैलाव पाया जाता है, उसमें स्कैटरनेस कितनी है, उसमें स्कैटर कितना है, उसमें स्प्रेड कितना है। तो सिग्मा जो है वो स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है और म्यू जो है वो पोजीशन ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर बताता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन एक्स एक्सिस पे कैसी है। अब यहां पर आपके पास जो है सिग्मा कैसे आपको बताता है, यहां पर ये सिग्मा जो है यहां से लेकर यहां तक ये आपका सिग्मा है। ओके, मैंने यहां से लेकर यहां तक का सिग्मा क्यों नहीं कह दिया, ध्यान में रहे। मैंने यहां से लेकर यहां तक का सिग्मा क्यों नहीं कह दिया, ध्यान में रहे। मैंने स्पेसिफिकली ये चूज किया है कि आपका सिग्मा जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। बात समझनी है आप। यहां पर एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। यहां पर आपके पास ये सिग्मा है, इधर ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों सिग्मा की वैल्यूज गलत है। सिग्मा की वैल्यू यहां पर है। सिग्मा की वैल्यू कैसे आपने लोकेट करनी है, जहां पर नॉर्मल कर्व जो है वो अपनी कनकेविटी चेंज करती है, उस पॉइंट को आप इस वर्टिकल लाइन के साथ मिला दें तो आपके पास वो वाला पॉइंट और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ये सिग्मा को डिनोट करेगी, वन स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करेगी। यहां से लेकर यहां तक कनकेविटी से क्या मुराद है, देखें जब मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो ये वाली चीज जो है, पहले तो मैंने आप ये ऑब्जर्व करें कि ये वाला हिस्सा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये कनकेव डाउन है, बातें समझ दे जाएं, और इस पॉइंट के बाद कर्व ऊपर की तरफ खुलना शुरू हो गई है, यानी कि उसका रुख जो है वो कनकेव अप है। ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट जहां पर कर्व अपनी कनकेविटी को चेंज कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे होगा मीन से। ये आपका मीन है, मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे जाएं तो वहां पर जाकर आपकी कनकेविटी चेंज होती है। अगर मैं इसको यहां से नीचे मिला दूं यहां तक तो ये मेरे पास आएगा म्यू प्लस सिग्मा। इसी तरह से मैं यहां से इधर तक लेकर चलूं जहां पर कनकेविटी चेंज हो रही है कर्व की, ये वाला, तो ये वाला भी आपका सिग्मा है। और अगर मैं इसको इसके साथ मिला दूं तो दिस इज माई म्यू माइनस सिग्मा। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट के सिग्मा कहां पर होगा, जहां पर कनकेविटी चेंज होगी। यहां पर भी आप देखें, यहां तक तो कर्व डाउनवर्ड है और इधर से कर्व ऊपर अपवर्ड उठना शुरू हो गई है। तो ये डाउनवर्ड कनकेव से लेकर यहां तक ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड माई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो बुनियादी तौर पर उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, याद रहे, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन के। कौन कौन से होते हैं?
एक तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहां पर आप ये लिख लें म्यू माइनस सिग्मा, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जारी बात है कोई भी पॉइंट जब आप कर्व पे बनाते हैं तो उसके दो ही पॉइंट होते हैं ना, यहां पर भी ये देखें, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये और एक ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग। इसी तरह एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये हो गया इस पॉइंट का, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है जी, वाई एक्सिस के अलोंग ये म्यू माइनस सिग्मा, उसकी वैल्यू पुट कर दें वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये वाले पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह हर पॉइंट के ऊपर इसका भी ये दो कोऑर्डिनेट हैं, एक कोऑर्डिनेट तो आ गया म्यू प्लस सिग्मा और एक कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास यहां से एफ ऑफ म्यू प्लस सिग्मा। सो मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड व्हाई सिग्मा इज टेकन ओवर हियर। आपका सिग्मा यहां तक क्यों है, ये आपका म्यू है और ये आपका सिग्मा है। आपकी नॉर्मल कर्व को दो ही चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, एक म्यू और एक सिग्मा। यहां तक हमने जो बात की है उसको पहले दोबारा से सिंप्लीफाई फॉर्म में ले रहा हूं, ये जो समझ लें कि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने रख रहा हूं। हमने सिर्फ बात की है शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व। आपसे कोई पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, आप उसे कहें जी पहली बात तो ये है कि नॉर्मल कर्व जो है वो बेल शेप होती है। दूसरे नंबर पर आप उसे बताएं कि नॉर्मल कर्व जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। तीसरे नंबर पर आप उसे बताएं कि नॉर्मल कर्व जो है वो यूनिमॉडल होती है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप कहे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे नॉर्मल कर्व जो है वो डिपेंड करती है। ओके, देयर आर ओनली टू फैक्टर्स जिन पे नॉर्मल कर्व डिपेंड करती है। एक फैक्टर जो है वो उसका मीन है म्यू, जिसको मीडियन भी बोलते हैं और मोड भी बोलते हैं, और दूसरा फैक्टर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस के ऊपर हम नॉर्मल कर्व की शेप को डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहां पर होती है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन जहां पर यहां पर जो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से लेकर यहां तक जो है वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, और वो वाला पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आपका आता है। उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर होगा आपका, सेकंड लेक्चर में हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें आपके पास जो है दिस इज हाउ आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वर्क करता है। आपने यहां पर कनकेविटी की बात की, ये पॉइंट है, इस पे कनकेविटी चेंज हो जाती है तो इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये मैं लिख भी रहा हूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने सिग्मा की बात की थी कि सिग्मा मुझे इतना ही लेना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए, जहां पर कर्व ये वाला सिग्मा भी गलत है और ये वाला सिग्मा भी गलत है। अब हम आते हैं कि म्यू और सिग्मा का शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व पे क्या इफेक्ट होता है। हम अपने सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर हम म्यू और सिग्मा का इफेक्ट देखेंगे अपनी शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है म्यू और सिग्मा का इसकी शेप के ऊपर, नॉर्मल कर्व की शेप पे इफेक्ट देखें। यहां पर लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ म्यू एंड सिग्मा ऑन शेप ऑफ नॉर्मल कर्व। जी स्टूडेंट्स, देखते हैं हम म्यू, मैंने पहले भी बताया पिछले बोर्ड में कि म्यू जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन ऑफ द नॉर्मल कर्व को शो करता है। देखते हैं हम कैसे ये पोजीशन को शो करता है। फर्स्ट करें, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट है जो कि म्यू को शो कर रहा है। फर्स्ट करने मैं एक कर्व बनाता हूं, दिस इज नॉर्मल कर्व। यहां पर ये वो पॉइंट है जो आपका म्यू है, इसको मैं म्यू 1 कह रहा हूं, क्योंकि ये वाला वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर कर्व जो है वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर चली जाती है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व जो यहां पर है। इसके बाद पॉइंट नीचे कम होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है फर्स्ट कर ले कि एक दूसरी वैल्यू है, दूसरी कर्व बना रहा हूं, ये आपका म्यू 2 है। तीसरी कर्व बना रहा हूं, ये आपका म्यू 3 है। मोर एंड लेस आपकी जो डिस्पर्शन ऑफ द कर्व है, तीनों कर्व की डिस्पर्शन सेम है, यानी कि इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है,
इसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, इसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। तीनों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, लेकिन तीनों के म्यूज डिफरेंट है। दूसरे लफ्जों में मीन जो है वो पोजीशन ऑफ द कर्व को शो करेगा अलोंग एक्स एक्सिस। आप मीन चेंज करते जाए वो चेंज हो जाएगा, उसकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ पोजीशन बदल जाएगी। अब हम आते हैं इसकी दूसरी सिचुएशन के ऊपर कि सिग्मा का क्या इफेक्ट होता है। मसलन आपके पास जो है एक नॉर्मल कर्व जो वो ये है, दिस इज आल्सो अ नॉर्मल कर्व। एक नॉर्मल कर्व जो है वो ये है, एक नॉर्मल कर्व जो है वो ये है। ये तीन नॉर्मल कर्व्स हैं। अभी देखें इन तमाम कर्व्स का मीन जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर है। सपोज ये आपका म्यू है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर, तीनों कर्व का मीन जो है वो एक ही पॉइंट, तीनों कर्व की हाईएस्ट पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट के म्यू के ऊपर ही हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन तीनों पॉइंट की डिस्पर्शन आप देख रहे हैं, इसकी डिस्पर्शन देखें तो ये ज्यादा शार्प है, ये उसके मुकाबले में कम है और ये इसके मुकाबले में कम है। दूसरे लफ्जों में ये वाली वैल्यू फर्ज करें, ये इसको मैं सिग्मा 1 कह देता हूं, इसके लिए मैं सिग्मा 2 कह देता हूं और इसके लिए मैं सिग्मा 3 कह देता हूं। ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 1 है। सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 इज लेस देन सिग्मा 3। आप ये कह सकते हैं सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2 एंड सिग्मा इज लेस देन सिग्मा 3। सो शार्पनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व डिपेंड्स अपॉन सिग्मा, कि जो कर्व आप बना रहे हैं उस कर्व की शार्पनेस जो है, उसकी स्कैटरनेस जो है, या उसकी क्लोजनेस ऑफ द पॉइंट्स जो है अबाउट द मीन, वो किस में, सिग्मा पे डिपेंड करती है। जितना सिग्मा कम होगा उसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी, जितना सिग्मा ज्यादा होगा उसकी स्कैटरनेस बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल कर्व जो है वो सिग्मा पे डिपेंड करती है एज फार एज इस शार्पनेस, एज फार एज इज स्कैटरनेस इज कंसर्न। इसका स्प्रेड जो है वो सिग्मा पे डिपेंड करता है और इसकी जो पोजीशन है वो म्यू पे डिपेंड करती है। सो दिस इज इन तीन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर हम नॉर्मल कर्व को डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल कर्व क्या चीज है और उसकी क्या खूबियां उसके अंदर पाई जाती हैं। सो डेफिनेशन अगर आपको आ जाए कि डिफाइन अ नॉर्मल कर्व, तो नॉर्मल कर्व को डेफिनेशन करने के लिए हम ये कर सकते हैं, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा नॉर्मल कर्व की डेफिनेशन। मैं तो डेफिनेशन लिख रहा हूं, the graph of normal distribution is called normal curve, which is bell shaped, comma symmetrical, and unimodal। यानी कि वो तीनों खूबियां जो मैंने पिछले बोर्ड के अंदर, वो तीनों खूबियां इसमें पाई जाती हैं कि नॉर्मल कर्व, ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे इस कार्ड नॉर्मल कर्व, उसे हम नॉर्मल कर्व करेंगे, विच इज बेल शेप्ड, जिसकी तीन खूबियां, एक जो बेल शेप होता है, सिमेट्रिकल होता है और साथ में यूनिमॉडल होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द नॉर्मल कर्व। उसकी शेप कैसे होती है, उसके अंदर कौन से दो पैरामीटर्स जो हैं वो उसमें रोल प्ले करते हैं उसकी शेप को डिफाइन करने में, जिसमें मैंने बात की, अभी मीन की बात की और सिग्मा की बात की। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मजीद जो प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।